हेलो फ्रेंड्स, यूनियन बजट 2025 ऑलरेडी पेश किया जा चुका है और आज हम इस वीडियो में डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड की प्रपोजल्स जो इस बजट में पेश किए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रपोजल अबाउट डायरेक्ट टैक्सेस इन दिस बजट इज दैट द एग्जेम्प्ट इनकम ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 7 लाख टू 12 लाख अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। यानी रेजिडेंट इंडिविजुअल की इनकम अगर 12 लाख रुपए तक है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। हम इस फिगर को 12,75,000 भी कह सकते हैं इन केस ऑफ सैलरीड पर्सन, क्योंकि 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन तो उसको मिल ही जाएगी। ये प्रोविज़न मिडिल क्लास के लिए बहुत ही अच्छा प्रोविज़न है। ए मेजर चंक ऑफ टैक्स पेयर्स फॉल्स इन दिस कैटेगरी, दे विल बी बेनिफिटेड बाय दिस प्रोविज़न and their purchasing power will be increased. That is good for the economy also. But due to this, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes will be foregone. जैसा कि आप टेबल में भी देख सकते हैं, हमारे लेफ्ट साइड में ओल्ड टैक्स रिजीम के रेट्स दिए हुए हैं जिसमें कि कोई चेंज नहीं किया गया है। इवन एग्जाम्प्ट इनकम ऑफ ₹5 लाख ड्यू टू 87A रिबेट, उसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है। जबकि राइट साइड में न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब रेट्स दिए गए हैं और एग्जाम्प्ट इनकम 12 लाख हो गई है इसमें 87A की रिबेट मिलने से रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की। स्लैब रेट्स में भी आप देखेंगे कि अब जो लास्ट स्लैब जो 30% की होती है वो भी इवन 24 लाख की इनकम तक पहुंचने के बाद ही एप्लीकेबल होगी। तो स्लैब रेट्स भी बहुत अच्छे कर दिए हैं टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम 87A की रिबेट के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं कि 87A की जो रिबेट है वो स्पेशल रेट वाली जो इनकम्स हैं जैसे कैपिटल गेन, लॉटरी इनकम वगैरह, उन पर ये रिबेट नहीं मिलेगी। और 87A की रिबेट रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को ही मिलती है। इसलिए HUF के लिए सिर्फ ऊपर वाले स्लैब रेट्स ही एप्लीकेबल हैं सारे, उसको कोई 87A की रिबेट नहीं है, ना ही कोई उसकी कोई एग्जाम्प्ट इनकम टाइप से जैसे 12 लाख या 5 लाख है। तो 87 की रिबेट रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए ही है। 87A की जो रिबेट है उसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी इंडिविजुअल की इनकम अप टू 12 लाख है लेकिन उसमें कुछ कैपिटल गेंस भी हैं, तो उसको 87A की रिबेट कैपिटल गेंस वाले पोर्शन पर नहीं मिलेगी। लेकिन एक दूसरे एग्जांपल में जैसे एक इंडिविजुअल की इनकम 12 लाख से ऊपर सिर्फ इस वजह से ही अगर हुई है कि कैपिटल गेन उसमें इंक्लूड कर लिए गए तो 12 लाख से ऊपर हो गई, उस केस में भी कोई रिबेट नहीं मिलेगी उसमें, क्योंकि इनकम ही 12 लाख से ऊपर हो गई। तो इससे हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाती है। इस बजट में कुछ और भी प्रपोजल्स आए हैं डायरेक्ट टैक्स को लेकर के। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी कुछ चेंजेस आया है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि ऐसी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू निल मानी जाती है, ताकि टैक्स पेयर को टैक्स ही ना देना पड़े। जब एनुअल वैल्यू ही निल होगी तो टैक्स नहीं। इसकी कंडीशन यही होती है कि ये लेट आउट प्रॉपर्टी नहीं होती है। अब तक क्या था कि टैक्स पेयर कोई भी दो प्रॉपर्टीज़ को जो कि लेट आउट नहीं है उनको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकता था, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन कि भाई उसको एम्प्लॉयमेंट की वजह से उनमें नहीं रहना पड़ रहा है, अदरवाइज़ वो उनमें रहता, कि एम्प्लॉयमेंट की वजह से ही उसको बाहर कहीं रहना पड़ रहा है जो कि उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अब ये कंडीशन न्यू बजट में रिमूव कर दी गई है, तो इससे टैक्स पेयर को बेनिफिट हो गया है कि कोई भी दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़ को वो डिक्लेयर कर सकता है सेल्फ ऑक्यूपाइड। इसके अलावा इस बजट में और भी चेंजेस आए हैं TDS और TCS को लेकर के। TDS में तो मेनली थ्रेशोल्ड्स को ही रिवाइज़ किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सेक्शन 193 में एक थ्रेशोल्ड इंट्रोड्यूस की गई है 10,000 की। 194 में थ्रेशोल्ड 5,000 से 10,000 रुपये कर दी गई है डिविडेंड के केस में। 10,000 से ऊपर अगर डिविडेंड की पेमेंट होगी तभी TDS कटेगा। ऐसे ही 194A जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर TDS काटा जाता है। सीनियर सिटीजन का अभी तक 50,000 था, जो FDs वगैरह बैंक से जो सीनियर सिटीजन्स को जो इंटरेस्ट मिलता है, अब उसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। 1 लाख के ऊपर अगर इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन को पेमेंट होगा तभी TDS कटेगा। यही चीज़
अदर देन सीनियर सिटीजन जो इंडिविजुअल्स हैं उनको 40,000 से बढ़ा के 50,000 उनकी भी कर दी गई है। और अगर इंटरेस्ट नॉन बैंक से या किसी प्राइवेट पर्सन से पेमेंट इंटरेस्ट की हो रही है तो उस केस में 5,000 से 10,000 बढ़ा दिया गया है। इसके बाद 194B जो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज है, बीबी हॉर्स रेसेस वाली हैं, उसमें भी चेंजेस किया गया है थ्रेशोल्ड को। पहले तो एग्रीगेट 10,000 लिया जाता था पूरे साल में, लेकिन अब सिंगल ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से ही TDS काटा जाएगा अगर 10,000 से वो इंक्रीज़ होता है। इसके बाद 194D है, जैसे TDS ऑन इंश्योरेंस कमीशन भी इंक्रीज़ कर दिया गया, थ्रेशोल्ड 15,000 से 20,000 कर दिया गया है। 194J प्रोफेशनल सर्विसेज में जो 30,000 था उसको 50,000 बढ़ा दिया गया है। 194I ये भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो रेंट का है। पहले 2,40,000 साल का रेंट एक्सीड करते ही TDS के प्रोविजंस अप्लीकेबल हो जाते थे, जैसे वो अब 6 लाख रुपए कर दिया गया है। ये भी एक काफ़ी मेजर चेंज किया गया है। उसके अलावा द प्रोविज़न ऑफ हायर TDS डिडक्शन विल अप्लाई ओनली इन नॉन पैन केसेस नाउ, क्योंकि ये प्रोविज़न पहले अदर केसेस में जैसे किसी ने रिटर्न्स फाइल नहीं की हैं काफ़ी टाइम से, उनके केस में भी लग जाता था, तो अब सिर्फ नॉन पैन केसेस में हायर रेट लगेगा TDS का। इसके अलावा TCS में अगर हम आते हैं तो उसमें भी चेंजेस आए हैं। बेसिक उसमें जो थ्रेशोल्ड लिमिट 7 लाख की थी उसको 10 लाख कर दिया गया है अंडर LRS। और इसके अलावा अगर एजुकेशन लोन लिया हुआ है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और उस केस में जो रेमिटेंस है तो उसके ऊपर तो कोई TCS है ही नहीं। इसके अलावा एक TCS में एक क्लॉज जो होती थी कि सेलर अगर 50 लाख से ऊपर की सेल करता है तो वो 0.1% सेल कंसिडरेशन पे TCS कलेक्ट करेगा सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो ये TCS जो 0.1% का है ये भी रिमूव कर दिया गया है फॉर ईजिंग पर्पस टू सिंप्लीफाई बिजनेस ऑपरेशंस, क्योंकि TDS तो होता ही है इसलिए TCS को हटा दिया है। इससे काफ़ी कन्फ्यूज़न होता था पहले कि TCS TDS, अगर TCS कटा है तो TDS नहीं कटेगा, TDS काटा हुआ है तो TCS नहीं, वो सब देखना पड़ता था। तो अब TCS को हटा ही दिया गया है, TDS काटो ये बोल दिया गया है। इसके अलावा डीक्रिमिनलाइजेशन फॉर द केसेज ऑफ डिले ऑफ पेमेंट ऑफ TCS अप टू द ड्यू डेट। अगर अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग हम जमा भी कर देते हैं TCS तो भी क्रिमिनल केस नहीं होंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इस बजट में अपडेटेड रिटर्न को लेकर भी काफ़ी चेंजेस किए गए हैं जो 139(8)A में जाती है, जिसको कि ITR-U भी बोलते हैं। ये बिलेटेड रिटर्न विद इन 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर फाइल की जा सकती है, लेकिन इस अपडेटेड रिटर्न में जब ये फाइल की जाती है इसमें एडिशनल इनकम टैक्स भी देना होता है, लेकिन उसमें भी काफ़ी स्लैब्स बना दी गई हैं। जैसे विद इन 12 मंथ्स अगर फाइल कर देते हैं तो ओनली 25% का एडिशनल टैक्स लगेगा। विद इन 24 मंथ्स फाइल करते हैं तो 50% का एडिशनल टैक्स लगेगा अलग से। और 36 मंथ्स में अगर विद इन 36 मंथ्स फाइल करते हैं तो 60%, विद इन 48 मंथ्स फाइल करते हैं तो 70% का एडिशनल टैक्स लगेगा। ये जो रिटर्न होती है ये कोई एरर ओमिशन हो जाती हैं अगर हमारी रिटर्न में, उसको ठीक करने के लिए, या हम रिटर्न फाइल नहीं करी या हम मिस हो गया हमारे से बिलेटेड रिटर्न फाइल करना, तो उस केस में फाइल की जाती है। इस रिटर्न को कौन फाइल नहीं कर सकता है? अगर ऑलरेडी ही यही वाली रिटर्न, अपडेटेड ही रिटर्न ऑलरेडी फाइल की हुई है तो दोबारा नहीं कर सकते। फॉर फाइलिंग नील रिटर्न या लॉस की अगर रिटर्न फाइल करनी है उसके लिए भी फाइल नहीं कर सकते हैं। ये रिटर्न नील या लॉस की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई रिफ़ंड क्लेम करना चाहते हो, उसको बढ़ा दिया है या रिफ़ंड को, उसके लिए भी ये फाइल नहीं कर सकते हैं। या टैक्स की लायबिलिटी है आपने कम कर दी, उसके लिए भी फाइल नहीं कर सकते हैं। या ऑलरेडी सर्च या सर्वे प्रोसीजर चल रहे हैं, बुक डॉक्यूमेंट सीज हो रखी हैं, असेसमेंट रीअसेसमेंट्स हो रहे हैं, रिवीजन रिकम्प्यूटेशन पेंडिंग है, तो भी उन केसेस में भी ये अपडेटेड रिटर्न हम फाइल नहीं कर सकते हैं। एंड इफ़ देयर इज़ नो एडिशनल टैक्स आउटगो
when the tax liability adjusted with TDS credit losses and do not have any additional tax liability, you cannot file an updated ITR. तो अब कुल मिला के यही है कि अपडेटेड जो ITR है, ये जो ITR U है, ये हम तभी भर सकते हैं जब कोई टैक्स वैक्स पे करना हो हमने, तो ये तभी भरी जा सकती है। बाकी कंडीशंस तो आपको दिखाई दी गई हैं। इसके अलावा एक और प्रोविज़न जो इस बजट में आया है, कुछ कंप्लायंसेस कम करने की कोशिश की गई है। जो चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन जो 5 साल के लिए एप्लीकेबल थी कि उसके बाद फिर से रिन्यू करवाना पड़ेगा, उसको 10 साल बढ़ा दिया है ताकि कंप्लायंसेस बर्डन्स जो हैं असेसीज पे थोड़ा कम हों। एंड लास्टली एक न्यू इनकम टैक्स बिल भी प्रपोज किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। इसका मेन पर्पज़ यही है कि जो हमारा इनकम टैक्स जो एक्ट है ऑलरेडी काफ़ी पहले से चला आ रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है, इसमें बहुत सारी अपडेशन नीडेड है। और अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो नया बिल बनेगा जो रिप्लेस करेगा इनकम टैक्स हमारे प्रेजेंट एक्ट को, वो काफ़ी मतलब उसके चैप्टर्स ही हाफ हो जाएंगे जो करंट के हैं। जो रिडंडेंट चैप्टर्स हैं, जो यूज़ नहीं हो रही हैं कुछ चीज़ें, वो सब हटा दी जाएंगी, या अननेसेसरी जो भी चीज़ें हैं जो बहुत ही लेंथी है या प्रोसीजरल चीज़ें हैं जो अननेसेसरी जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, वो सब हटा दिए जाएंगे और एक नया टैक्स बिल बनाया जाएगा जो सबके लिए कन्वीनियंस हो जाएगा, लिटिगेशन कम होगा। तो उन सब चीज़ों के लिए एक नया इनकम टैक्स बिल भी प्रपोज़ किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, हमने डायरेक्ट टैक्स के कुछ हमने की प्रपोजल्स ही डिस्कस किए हैं। हमने सारे 100% जो प्रपोजल्स हैं डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड वो नहीं डिस्कस किए हैं। जो मेन जो हमें डेली यूज़ में या प्रैक्टिकली जो यूज़ में आते हैं हमने वो डिस्कस कर लिए हैं इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर भी करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।